शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर के हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज 30 जनवरी 2024 है और दिन है मंगलवार। आज के महत्वपूर्ण एडिटोरियल की चर्चा करेंगे, साथ ही साथ में कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। पहला एडिटोरियल हम देखने वाले हैं न्यूट्रिशन एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पर बताया जाता है कि हमारी जो संज्ञानात्मक बुद्धि रहती है, कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट होता है, वो कैसे करके हमारे न्यूट्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर में जब बच्चे की एज कम रहती है उस समय में ज़्यादातर फोकस किया जाता है कि माता को अच्छा खाना दिया जाए, बच्चों को अच्छा खाना दिया जाए ताकि उनका दिमाग अच्छी तरीके से विकसित हो सके, साथ ही साथ में उनके सोचने विचारने की जो क्षमता है वो भी अच्छी रहे। इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो जो कॉग्निटिव स्किल्स होते हैं ये फ्लेक्सिबल रहते हैं, साथ ही साथ में इनका एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट के ऊपर कोई लेना देना नहीं है। आप बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें, उसके अंदर कुछ ना कुछ स्किल विकसित हो ही जाते हैं जिसके लिए उसको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है। इनको हम बोलते हैं कॉग्निटिव स्किल्स। और इनका जो असेसमेंट है, यदि हम ट्रेडिशनल अचीवमेंट टेस्ट के माध्यम से करें तो हम इनको कभी समझ नहीं पाएंगे। ये हमेशा हमें कॉम्प्लेक्स नज़र आएंगे एंड हम जो है गलत तरीके से इनका अवलोकन कर सकते हैं यदि हम ट्रेडिशनल अचीवमेंट टेस्ट की बात करें। तो कॉग्निटिव स्किल्स की बात करें, कॉग्निटिव स्किल्स के माध्यम से आपका अटेंशन कितना है, आपकी मेमोरी कैसी है, आपका परसेप्शन कैसा है, लॉजिक एंड रीजनिंग कैसी है, आपकी प्रोसेसिंग कैसी है, मोबिलिटी कैसी है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंतर्गत में, कॉग्निटिव स्किल्स के अंतर्गत। पहली जो समस्या है वो स्टंटिंग की है। स्टंटिंग हम किसको बोलेंगे, जिस हिसाब से हमारी उम्र बढ़ते जा रही है उस हिसाब से आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्टंटिंग, ठिगनापन। तो ये न केवल हमारी हाइट को प्रभावित करता है, साथ ही साथ में हमारा जो मानसिक विकास है उसको भी प्रभावित करने का काम करता है। हालांकि यदि हम लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की बात करें अर्ली चाइल्डहुड स्टंटिंग की, ऑन एजुकेशनल लेवल इज़ रिकॉग्नाइज्ड। हालांकि हम इसको रिकॉग्नाइज करते हैं कि भाई देखिए अर्ली चाइल्डहुड स्टंटिंग का असर एजुकेशनल लेवल में पड़ सकता है। The processes by which it results in lower educational achievement, particularly in low and middle income countries, are not well understood. लेकिन कैसे करके ये एजुकेशनल अचीवमेंट को प्रभावित कर रहा है अभी तक, मतलब हम लो और जो मिडल इनकम कंट्रीज हैं यहाँ पर कैसे करके ये लिखाई पढ़ाई को प्रभावित कर रहा है, स्टंटिंग प्रभावित कर रहा है, इसके बारे में अभी तक ज़्यादा रिसर्च नहीं हुआ है, अभी तक ज़्यादा कोई जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाई है। तीसरे नंबर में बोला जाता है, यदि हम और भी गहराई से सोचें, ठीक है, कि क्या मैकेनिज़्म हो सकता है, तो ये चीज़ अंडरलाई करती है कुछ ऐसे मैकेनिज़्म को, और ये मैकेनिज़्म क्रूशियल है ताकि हम इफ़ेक्टिव पॉलिसीज़ का निर्माण कर सकें, ताकि इन्हेंस किया जा सके एजुकेशनल आउटकम इस प्रकार के कॉन्टेक्स्ट में, इन परिस्थितियों में। अब रिसर्च को लेकर के राइटर का कहना है, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट किस प्रकार से प्रभावित हो सकता है। सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है रिसर्च में, ठीक है, रिसर्च ऑन द इफेक्ट ऑफ अर्ली ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट सच एज, एग्जाम्पल के तौर पर हम यदि न्यूट्रिशन के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज देयर फोकस ऑन स्पेसिफिक कोग्निटिव अचीवमेंट टेस्ट स्कोर इन एरियाज सच मैथ, रीडिंग एंड वोकेबलरी। ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट
किया जा रहा है। मतलब मानव के विकास में यदि हम पैसे खर्चा कर रहे हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन के ऊपर यदि हम खर्चा करते हैं, तो हमारा जो फोकस रहेगा किसके ऊपर रहेगा, वो स्पेसिफिक कॉग्निटिव अचीवमेंट के टेस्ट स्कोर के ऊपर होना चाहिए, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग एंड वोकेबलरी। इस प्रकार से हम लोग थोड़ा सा अंदाज़ा लगाते हैं। इससे भी ज़्यादा ये है कि जो अचीवमेंट टेस्ट है, जो कि अनुमान लगाते हैं कि भाई कौन कितना नॉलेज को एक्वायर कर पा रहा है, कितना प्राप्त कर पा रहा है, कौन कहाँ पर किस लेवल पर चल रहा है। इसके लिए स्कूलिंग may not fully reflect inherent cognitive skill। लेकिन यहाँ से आप ये नहीं बोल सकते हैं कि स्कूलिंग के माध्यम से यदि हम सारी चीज़ पता लगाएंगे तो वो जो इनहेरेंट अंतर्निहित संज्ञानात्मक मानसिक विकास है उसको बताएगी। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये डिपेंड करते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़ के ऊपर, साथ ही साथ में एक्सेस टू एजुकेशन, एजुकेशन कितने लोगों तक पहुंच पा रही है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो जो स्टंटिंग है, इन स्टंटिंग माइट इन्फ्लुएंस लर्निंग आउटकम। स्टंटिंग है तो वो बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसको प्रभावित कर सकती है ड्यू टू बिहेवियरल फैक्टर, क्योंकि लोगों के बिहेवियर में चेंज आने लग जाता है। बिहेवियर में चेंज आने से फिर हमारा जो दिमाग है वो पढ़ाई की तरफ में उतना ज़्यादा फिर झुकता नहीं है। सच एज डिलेड स्कूल इनरोलमेंट रेदर देन प्योरली कोग्निटिव डेफिसिट। पूरी तरह से तो कोग्निटिव डिफिसिट नहीं होगा, लेकिन स्कूल में लेट से इनरोलमेंट कराया जाता है। सोचते हैं कि बच्चे का दिमाग अच्छे से विकसित हो जाएगा, इसके बाद हम इसको भेज देंगे, थोड़ा समझदार हो जाएगा जब भेजेंगे। इसके बाद आगे जो चीज़ हम देखने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली यदि बच्चों में कोई प्रॉब्लम है तो उसका हम मूल्यांकन कैसे करके कर सकते हैं। मतलब ट्रेडिशनल जो अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, इनके चलते चलते काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा हो जाती है एंड डेटा हमारा मिसलीडिंग हो जाता है। इसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है। तो जो कॉग्निटिव स्किल्स हैं, इनके बारे में बोला जा रहा है कि ये आसानी से प्रभावित हो जाते हैं एंड लेस डिपेंडेंट ऑन एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट। आप ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि कॉग्निटिव स्किल्स लाने के लिए बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा एजुकेशनल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है। लेकिन बात आ जाती है किसको लेकर के, पारंपरिक उपलब्ध परीक्षणों के माध्यम से उनका मूल्यांकन जटिल और संभावित रूप से भ्रामक हो जाता है। वहीं यदि हम केस एनसीईआरटी के नेशनल अचीवमेंट टेस्ट एंड प्रथम के एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशनल रिपोर्ट की बात करें, आल्सो लुक एट द स्टेटस ऑफ द चिल्ड्रंस इनरोलमेंट एंड लर्निंग आउटकम ओनली। ये दो चीज़ें जो हमें मिली हैं, इनसे हमें केवल क्या पता चलता है कि बच्चों का इनरोलमेंट कैसा है, लर्निंग का आउटकम कैसा है, कॉग्निटिव स्किल्स के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। एक रिसेंटली स्टडी आई है सांचेज एट अल के द्वारा। सांचेज एट अल द्वारा एक हालिया अध्ययन 2024 का ही है। इसमें बोला जा रहा है, वर्ल्ड डेवलपमेंट एग्जामिन्स द लिंक बिटवीन अर्ली अंडर न्यूट्रिशन एंड 4 की कोग्निटिव स्किल डेवलपमेंट एट लेटर इन चाइल्डहुड। तो प्रारंभिक अल्प पोषण और बाद में बचपन में विकसित 4 प्रमुख संज्ञानात्मक कौशलों के बीच संबंध की जांच करता है। वर्किंग मेमोरी कैसी है, इनहिबिटरी कंट्रोल मतलब निरोधात्मक कंट्रोल है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसी है एंड इम्प्लिसिट लर्निंग अंतर्निहित शिक्षा। और बोला जा रहा है कि ये जो है ना पहले नंबर के जो 2 ठों हैं वो एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग को बताता है। यहाँ पर इम्प्लिसिट वर्ड यूज़ किया गया जिसका मतलब होता है जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है परंतु संबंधित लोगों ने समझ लिया, अंतर्निहित या फिर विवक्षित भी इसको बोला जा रहा है। फिर कुछ स्टडी इथोपिया एंड पेरू में कराई गई थी, इनके माध्यम से भी काफ़ी कुछ बातें निकल कर के सामने आती हैं। पेरू एंड इथोपिया में जो स्टडी की गई है, इसके माध्यम से हम
अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे करके स्टंटिंग वास्तविक रूप से कोग्निटिव एबिलिटी को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने ये बोला था कि जो स्टंटिंग है अप्रॉक्सीमेटली एज 5 is negatively related to execute functions measures years later। तो इसमें बोला जा रहा है कि कामकाजी स्मृति पर स्टंटिंग का प्रभाव 5 साल की उम्र से ही हो सकता है। ठीक है, तो इसका जो असर है वो 5 साल से ही चालू हो जाता है। ये परिणाम साहित्य के उस भंडार में शामिल हैं जो प्रारंभिक पोषण को शैक्षिक उपलब्धि से जोड़ता है। तो कुल मिलाकर के जो रिलेशनशिप है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बन जा रही है। अकाउंटिंग फॉर हाउस होल्ड फिक्स्ड इफेक्ट, इस प्रकार की मेथड हैं जिनसे बहुत सारी जानकारी हमको मिली है, इनका क्या क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये सारी जो है ना स्टैटिकल टेक्निक हैं जिनका यूज़ करते हैं हम ताकि कंट्रोल कर सकें अनऑब्जर्व फैक्टर्स को जो कि कांस्टेंट हैं विथ ए हाउस होल्ड बट डिफर बिटवीन हाउस होल्ड। हर घर में आ रहा है लेकिन हर घर का अलग अलग वैल्यू आ रहा है। इस मेथड के माध्यम से वैज्ञानिक लोग फोकस करते हैं वेरिएबल्स के इफ़ेक्ट के ऊपर, जैसे कि स्टंटिंग ऑन outcomes such as cognitive development by comparing individual within the same family। एक ही फैमिली में क्या अंतर हमको दिखाई दे रहा है मानसिक विकास में, इसका भी यहाँ पर तुलना करा जाता है। साथ ही साथ बोला जा रहा है यहाँ से जो उपलब्धि हासिल हुई है उससे पता चला है कि जो स्टंटिंग का इम्पैक्ट है हमारी कामकाजी मेमोरी के ऊपर वो 5 साल की उम्र से ही हमको दिखाई देने लग जाता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय द वोकेबलरी डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, ये जो रिजल्ट है ना आगे चल कर के हमारी बॉडी में ऐड हो जाते हैं। लिटरेचर, बॉडी ऑफ लिटरेचर दैट कनेक्ट अर्ली न्यूट्रिशन विद एजुकेशनल अचीवमेंट। इसके अलावा हमारे पास में कुछ और मेथड है जिनके माध्यम से हम स्टंटिंग का पता लगा रहे हैं, जैसे कि महिला की जो हाइट होती है, साथ ही साथ में जो एजुकेशनल अटेनमेंट है, शैक्षिक उपलब्धि है, ये स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्टर माने जाते हैं चाइल्ड स्टंटिंग के। तो ऐसा बहुत सारी स्टडी में ये निकल कर के सामने आया है। ऐसे इंटरवेंशन ताकि हम इम्प्रूव कर सकें इन सारी चीज़ों को, ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करेंगे बेटर न्यूट्रिशनल आउटकम को देयर चिल्ड्रन में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडिया कैसे करके एड्रेस कर रहा है स्टंटिंग को पिछले सालों में, और इसके लिए यहाँ पर 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहले नंबर की जो मेथड रही है सरकार की वो है पोषण अभियान एंड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के माध्यम से। पोषण अभियान के माध्यम से क्या है, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग विद इन एन आवर आफ्टर बर्थ। पोषण अभियान के अंतर्गत ये भी ध्यान रखा जा रहा है कि बच्चे का जन्म हुआ है तो 1 घंटे के भीतर में ही आपको बच्चे को दूध पिलाना चालू कर देना है। एंड 6 महीना तक, पहला जो 6 महीना है यहाँ पर आपको कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग करते रहना है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग आपको करना है फ्रॉम 6 मंथ along with ब्रेस्ट फीडिंग अप टू 2 ईयर। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग भी आप देख सकते हैं, मतलब धीरे धीरे करके फिर बच्चा क्या दूध पीना कम कर देता है, तो इसके लिए आपको अदर चीज़ भी दे दी है, माँ का दूध भी दे दिए। 2 साल तक ये सारी चीज़ें चलते रहती हैं। तो इसने काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है ताकि स्टंटिंग के इशू को हम अच्छे से निपट सकें। अब हम माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करना चाहते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर विद द हाईएस्ट बर्डन पोषण अभियान फोकसेस। तो इसके अंतर्गत पोषण अभियान काफ़ी फोकस करता है ताकि इन्हेंस किया जा सके द यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी ऑफ आंगनवाड़ी सर्विसेज। आंगनवाड़ी की जो सर्विसेज है उसका सही इस्तेमाल हो, उसकी क्वालिटी को इन्हेंस किया जाए ताकि इंश्योर कर सकें हम होलिस्टिक डेवलपमेंट को एंड पर्याप्त न्यूट्रिशन हम दे सकें एडिक्वेट
एडुकेट न्यूट्रिशन हम देंगे प्रेग्नेंट वुमेन को, मदर को एंड चिल्ड्रन को। आगे कुछ कुछ सबूत हमें ऐसे भी मिले हैं, कुछ कुछ अध्ययन ऐसे भी पाए गए हैं जिनमें बोला जा रहा है यदि महिलाएं साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती हैं, इसके चलते चलते डायरिया की जो बीमारी है वो कम हो जाती, साथ ही साथ में स्टंटिंग के भी केस हमको कम देखने को मिलते हैं। सरकार को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए क्लीन वाटर के ऊपर, सैनिटाइजेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, ये सारी चीज़ें काफ़ी क्रूशियल हो जाती हैं। इंडिया इन सब चीज़ों को एड्रेस कर रहा है जल जीवन मिशन के अंतर्गत, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत। अब 3 की स्ट्रेटजी को हमें अपनाना है। 3 की स्ट्रेटजी कौन कौन सी हैं? 3 प्रमुख रणनीतियाँ। तो भारत में बाल पोषण में उल्लेखनीय सुधार लाने और अल्प पोषण से निपटने के लिए 3 प्रमुख रणनीतियों की हम बात कर रहे हैं। पहले नंबर में क्या बोला जाता है कि प्रारंभिक जो स्तनपान है उसको हमें बढ़ावा देना है, साथ ही 2 साल तक स्तनपान जारी रखना है, साथ ही 6 महीने से आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री फूड भी देना है, पूरक आहार भी आपको देने लग जाना थोड़ा थोड़ा करके। तो ये न केवल स्टंटिंग को रोकेगा बच्चे, बल्कि बच्चे के सर्वोत्तम विकास को भी बढ़ावा देता है। आगे बोला जा रहा है गवर्नमेंट इनिशिएटिव जैसे कि मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्टिंग प्रोग्राम, इसको और भी ज़्यादा एक्सपांसन करने की ज़रूरत है ताकि हम प्रोवाइड कर सकें कम्प्रहेंसिव लैक्टेशन सपोर्ट, ताकि ये प्रोग्राम यदि और ज़्यादा एक्सटेंड होता है तो इससे जो महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा रही हैं उनको काफ़ी कम्प्रहेंसिव सपोर्ट हम दे सकते हैं एंड क्रिएट ब्रीस्ट फीडिंग फ्रेंडली एनवायरनमेंट, और इसके माध्यम से हम ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर सकते हैं कि महिलाएं स्तनपान बिना झिझक के करा सकें। इसके अलावा हमारे पास में जो मोबाइल टेक्नोलॉजी है, गतिशील टेक्नोलॉजी है, इसको लिवरेज करने की ज़रूरत है ताकि हम महिलाओं को, मदर्स को एजुकेट कर सकें अबाउट क्रिटिकलिटी ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रीस्ट फीडिंग इन द फर्स्ट 6 मंथ इज़ आल्सो वाइटल। मतलब शुरू के जो 6 महीने रहते हैं ना, यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण हो जाता है माँ को बच्चे को स्तनपान कराना, इसके बारे में भी हमें महिलाओं को जागरूक करना पड़ेगा। एट द सेम टाइम इम्प्रूविंग मैटरनल न्यूट्रिशन, ना केवल बच्चे के ऊपर फोकस करना, साथ ही साथ में महिला को भी अच्छा खाना देना है ताकि बच्चे का भी हेल्थ अच्छा हो सके। सेकेंड नंबर की जो स्ट्रेटजी है, बच्चा जैसे जैसे बढ़ते जाता है उसकी जो डाइट है ना उसमें भी डाइवर्सिफिकेशन करना पड़ेगा और ये काफ़ी क्रूशियल हो जाता है। भारत को कम्युनिटी बेस्ड पूरक आहार कार्यक्रमों को लागू करना और बढ़ाना चाहिए। भारत को क्या काम करना पड़ेगा? सरकार को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, बढ़ावा देना पड़ेगा कम्युनिटी बेस्ड कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग प्रोग्राम को। इसके माध्यम से हम बच्चों के माँ बाप को एजुकेट करते हैं कि यदि बच्चे के फूड में वैरायटी है तो इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है। चाइल्ड्स डाइट आफ्टर 6 मंथ ऑफ एज फोकसिंग ऑन लोकली अवेलेबल न्यूट्रिएंट रिच फूड ऑप्शन, इसमें इस बात का भी फोकस किया जाता है कि ऐसा नहीं है कि आपको आपके एरिया में कोई चीज़ नहीं मिल रही है तो पूरा भारत भर आप घूम डालिए। लोकल जो अवेलेबल चीज़ है उससे भी आप बच्चे का पोषण इंश्योर कर सकते हैं। फाइनली एंड तीसरे नंबर में बोला जा रहा है प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र में एक अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आप जोड़िए क्योंकि मैन पावर की कमी है। तमिलनाडु में ही एक रैंडमाइज ट्रायल हुआ था जिसमें पता चला है कि यदि एक्स्ट्रा स्टाफ रहता है तो इससे जो प्री स्कूल है वो डबल हो गया है। इंस्ट्रक्शनल टाइम एंड प्री स्कूल इंस्ट्रक्शन टाइम एंड इम्प्रूव मैथ एंड लैंग्वेज स्कोर एंड रिड्यूस चाइल्ड स्टंटिंग एंड सीवियर माल न्यूट्रिशन। कितनी सारी समस्याएं तमिलनाडु ने हल करके दिखाया यदि वहाँ पर जो एक्स्ट्रा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रखी गई हैं तो। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल हम डिस्कस करने वाले हैं ये भी हमारे हेल्थ सेक्टर से ही रिलेटेड है। राइटर का कहना है कि यदि हम चाहते हैं हमारे देश का जो हेल्थ सिस्टम है वो फेयर रहे, इफ़ेक्टिव रहे, तो इसके लिए
यहाँ पर जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, राजनीतिक प्रभाव कम से कम होना चाहिए। पॉलिटिक्स से हेल्थ सेक्टर को हमें फ्री रखने की ज़रूरत है। हम बात करते हैं कि हमारा जो हेल्थ सेक्टर है इसमें क्या क्या किस्म का काम हो रहा है। पॉलिटिकल जो लीडर है ना पूरे दुनिया भर में हैव लीन्ड टुवर्ड इनिशिएटिव्स दैट प्रॉमिस इमीडिएट रिजल्ट। पॉलिटिकल लीडर हमेशा से ही ये ध्यान रखते हैं कि हम कुछ ऐसे कदम उठाएं कि तुरंत समस्या का हल हो जाना चाहिए। वो क्या काम करते हैं, वो सोचते हैं कि नया हॉस्पिटल खोल देता हूँ। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट है उसमें सब्सिडी दे देता हूँ। इमरजेंसी रिस्पॉन्स मतलब प्रिवेंटिव रिस्पॉन्सेस को लेकर के एंड पॉपुलिस्ट हेल्थ पॉलिसीज़, ज़्यादातर लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में यही सारी चीज़ आता है। जबकि इनमें से बहुत सारे उपाय ऐसे हैं जिनका बहुत कम असर पड़ता है, बहुत कम इम्पैक्ट पड़ पाता है। तो देखिए, जब तक हम इनको इम्प्लीमेंट करें, दिस स्कीम एंड द फोकस ऑफ आवर लीडर ऑन देम डाइवर्ट अटेंशन फ्रॉम क्रिटिकल एरियाज। अब उधर हमारा ध्यान चला गया, बाकी की चीज़ों की तरफ हमारा ध्यान नहीं जा रहा, जैसे सैनिटाइजेशन की तरफ, डिजीज़ सर्विलांस की तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं, पब्लिक हेल्थ एजुकेशन के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं। ये सारी की सारी चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं यदि हम मेंटेन करना चाहते हैं पॉपुलेशन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिसीज़ आउटब्रेक। दो फायदा यहाँ पर हो जाता है। डेंगू की बीमारी का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है और बताया जा रहा है कि भाई डेंगू की बीमारी से हम किस प्रकार से निपटे हैं। हम डेंगू की स्टोरी के बारे में यदि हम बात करें, एक ऐसा डिसीज़ जिसकी केवल सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट हमको देखने को मिले हैं एंड नो डेफिनेटिव क्योर। ऐसा कोई परमानेंट ही आप उपाय नहीं कर सकते जिसके माध्यम से आप अपने आप को बचा सकें। जब केसेस बढ़ने लग जाते हैं तो जो पॉलिटिकल लीडर है ना, अक्सर अपने हाथ पैर चलाना चालू करते हैं। ये मोबिलाइज करते हैं स्टेट मशीनरी को कि आप जो है इमीडिएट तरीके से सेटअप करिए रिलीफ कैंप, ठीक है, एंड एट द एक्सपेंस ऑफ लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी। जबकि खर्चा के हिसाब से देखा जाए ना तो ये लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के अंतर्गत आ जाता है। जैसे कि इसमें कुछ काम किए जाते हैं, वेक्टर बायोनिक्स को अंडरस्टैंड करना है या फिर डेवलपिंग करना है इफेक्टिव वैक्सीन को। हमें किस चीज़ की ज़रूरत है? हमें दोनों की ज़रूरत है। डेंगू से स्टैंड आउट एज ए क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ प्रायोरिटाइजिंग इमीडिएट रिस्पॉन्स ओवर सस्टेनेबल प्रिवेंशन। सबसे पहले तो बोला जा रहा है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हमें रिस्पॉन्स करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा फोकस होना चाहिए इमरजेंसी रिलीफ को प्रोवाइड करने में, साथ ही साथ में आल्सो साइडलाइन द अवेलेबिलिटी ऑफ पब्लिक अटेंशन फॉर। साथ ही साथ में पब्लिक अटेंशन को हमें अपना ध्यान खिंचवाना पड़ेगा कि डेंगू का रूट काज क्या है, इसके लॉन्ग टर्म प्रिवेंशन क्या हो सकते हैं, किस प्रकार की रिसर्च की ज़रूरत है वेक्टर कंट्रोल को लेकर के, वैक्सीन डेवलपमेंट को लेकर के, ठीक है। एंड बोला जाता है कि हमें पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार लाने की ज़रूरत है। अब कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि डेंगू के लिए काफ़ी क्रूशियल हो गई थी, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो डेंगू वैक्सीन कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसमें और भी ज़्यादा हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगला जो फैक्टर है वो डेंगू को प्रभावित कर सकता है, जैसे कि क्लाइमेट चेंज, ये भी प्रभावित कर रहा है मॉस्क्यूटो की ब्रीडिंग को एंड मूवमेंट पैटर्न को, एंड पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी नीड टू अडॉप्ट दीज चेंजेस। इस प्रकार क्लाइमेट में चेंज आ रहा है तो सरकार को भी अपनी नीतियों में कुछ बदलाव करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य क्षेत्र को कितना ज़्यादा आप फ्रीडम देना चाहते हैं, इसके ऊपर भी यहाँ पर ध्यान देने की हमको ज़रूरत है। तो जो हेल्थ केयर है, बताया जा रहा था हेल्थ केयर विल बी
बेनिफिट फ्रॉम बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल प्रोसेस से आप इसको अलग रखिए। पब्लिक हेल्थ डिसीजन शुड बी बेस्ड ऑन साइंटिफिक एविडेंस, पब्लिक हेल्थ डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो वैज्ञानिक उपलब्धि के आधार पर होना चाहिए। एंड लॉन्ग टर्म हमें गोल प्राप्त करना है, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना है। इस प्रकार से हमने राजनीति को स्वास्थ्य के क्षेत्र से अलग कर दिया है। अब लोगों के लिए जो पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज़ है वो बेटर रहेंगी। आगे हम सरकार के कुछ प्रयास देखने वाले हैं कि सरकार ने किस प्रकार से प्रयास किए हैं और हमारे पास में हेल्थ को लेकर के कितना डेटा अवेलेबल है। समसामयिक प्रधानमंत्री की सर्वांगीण विकास पोषण योजना, हम पोषण योजना के बारे में बात यहाँ पर कर रहे हैं। इसमें हम बोले थे कि हर साल स्टंटिंग को 2%, अल्पपोषण को 2%, एनीमिया को 3% और जन्म के समय कम वजन वाले बच्चों महिलाओं को 2% कम करेंगे, ऐसे केसेस को 2% कम करेंगे। लेकिन 5वें नंबर का जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, इसमें बोला जा रहा है कि 2019-21 में 5 साल से कम उम्र के 35.5% बच्चे अविकसित थे और 32.2 कम वजन वाले थे, वजन कम था। और बोला जा रहा है कि 35.5% बच्चे कैसे थे, स्टंटिंग थे। एंड बोला जा रहा है 6 से लेकर के 59 माह के जो बच्चे होते हैं इनमें एनीमिया के जो चांसेस है वो 58 से आज के समय में बढ़ करके कितने हो गए हैं, 67.1% हो गए हैं। 15 से 19 साल की जो लड़कियां हैं इनमें ये जो परसेंटेज है 54 से लेकर के 59% हो गई है। इसके बाद अगला जो एग्जाम्पल यहाँ पर लिया जा रहा है वो टीबी की बीमारी का लिया जाता है। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बात करें, डिस्पाइट हैविंग द सेम मेडिसिन्स टू फाइट ट्यूबरकुलोसिस, हमारे पास में गोली दवाई सब कुछ है, लेकिन दुनिया से यदि हम आंकड़ों की तुलना करेंगे ना, या फिर भारत में एक ही दवाई 2 जगह यूज़ करी जा रही लेकिन उसका रिजल्ट अलग अलग आ रहा है। गोली दवाई होने के बावजूद भी इंडिया में 21.4 लाख टीबी केस आए थे 2021 में। 18% इंक्रीज देखने को मिला 2020 में टीबी के केसेस से यदि हम कंपेयर करेंगे तो। साथ ही साथ बोला जा रहा है ट्रांसलेटिंग टू एन इंसिडेंस ऑफ 214 केसेस पर 10 लाख पॉपुलेशन, साथ ही साथ प्रति 1 लाख जनसंख्या पर 210 मामलों की घटना की पुष्टि हुई है। वहीं यदि हम वर्ल्ड लेवल पर टीबी की बीमारी की बात करें तो डेटा किस प्रकार से अदर तरफ मुड़ रहे हैं, भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट में 8,331 टीबी केसेस आए थे सन 2022 में, मतलब 1 लाख की पॉपुलेशन में मात्र 2.5 केसेस ऐसे हो सकते हैं। अब ये यहाँ पर हमको अंतर क्लियरली दिखाई दे रहा है इंडिया के मामले में और अमेरिका के मामले में, लेकिन ऐसा भी बहुत सारे रीजन से हो सकता है, जैसे गोली नहीं थी, गोली दवाई नहीं थी, शायद इसलिए भी ऐसा हो चुका है। साथ ही साथ और भी कुछ फैक्टर हैं, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है, गरीबी है, सैनिटाइजेशन है, साफ़ सफाई का काम है, ओवर क्राउडिंग भी एक रीज़न बताया गया है। अब अभी हाल फिलहाल में क्या कंडीशन चल रही है इसके बारे में आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि आज के समय में बिहेवियरल चेंज काफ़ी हमको देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर में जो स्पेशलाइज कोर्सेस हैं वो अब कम हो गए हैं। तीसरे नंबर में पब्लिक हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि खाली आपने इलाज कर दिए, पब्लिक हेल्थ का मतलब ये है कि आप उन लोगों को बचा रहे हैं अदर बीमारियों से। रिक्वायरिंग एक्सपर्टाइज फ्रॉम वेरियस फील्ड सच एस एनवायरमेंटल साइंस, सोशियोलॉजी, अर्बन प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स। आज के समय में ऐसा हो गया है ना कि इस सेक्टर में भी उस सेक्टर में भी सब ऐसा अध्ययन आज के समय में चल रहा है।
इसके बाद यदि हम न्यूज़ वाले हिस्से की तरफ में जाएंगे तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट से रिलेटेड न्यूज़ हम कंटिन्यू सुन रहे हैं। जैसे अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, जो झारखंड है वहाँ पर जो सोरेन की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, उनके ऊपर कुछ आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचारी के। अब भ्रष्टाचारी के आरोप लगाए हैं तो केंद्र सरकार की तरफ से ईडी को भेजा गया है इसकी जांच के लिए। ईडी जब पहुंची तो वो वहाँ पर नहीं मिले, मतलब जहाँ उनको मिलना चाहिए वो वहाँ पर नहीं थे। उनसे पूछताछ के लिए गई थी तो उनके हाउस गए थे मगर वो वहाँ नहीं मिले। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की यदि हम बात करें तो इन एक इन्फोर्समेंट यूनिट की स्थापना करी गई थी। कहाँ पर? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स में, ताकि एक्सचेंज कंट्रोल लॉ वायलेशन जो लोग कर रहे हैं उनको हैंडल किया जा सके। मतलब पहले फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 हुआ करता था, फेरा एक्ट 47 के नाम से इसको जाना जाता था। बाद में 1957 में इसका नाम चेंज कर दिया गया एंड दिस यूनिट जो है रिनेम कर दी गई इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के तौर पर। ये केंद्र सरकार के अधीन काम करती है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करती है। तो जाहिर सी बात है इसके छापे वहीं पर पड़ते हैं जहाँ पर बीजेपी की सरकार ना हो, क्योंकि ये केंद्र सरकार के अधीन है। इसको कुछ टास्क दिए गए हैं, ठीक है। आपको 2 स्पेशल फिजिकल लॉ के ऊपर काम करना है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 का फेमा एंड PMLA एक्ट, 2 एक्ट के ऊपर ये काम करती है। एक है फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारी जो GDP की ग्रोथ है ना, इसके बारे में बताया जा रहा है 2024-25 में हमारी जो GDP की ग्रोथ है वो 7% रहने वाली है। एक और न्यूज़ आई है हमारी नेवी से रिलेटेड की, जो INS क्या है, सुमित्रा। INS सुमित्रा फॉइल्स हाईजैक अटेम्प्ट ऑन इरानियन फ्लैग्ड वेसल इन गल्फ ऑफ अडेन। तो गल्फ ऑफ अडेन में, अदन की खाड़ी में जो हमला था उसको नाकाम किया गया है, ठीक है। इसके बारे में ये न्यूज़ छपी है। तो हमने क्या काम किए थे, अभी बहुत ज़्यादा अटैक चल रहे थे ना अदन की खाड़ी में, तो वहाँ पर हम अपने जहाज़ को डिप्लॉय करके रखे थे। गल्फ ऑफ अडेन में हम डिप्लॉय करे थे। यहाँ से ये इंश्योर किया गया है कि जो हाईजैक सिचुएशन था उसको क्विकली रिजॉल्व कर लिया गया है एंड इंश्योर किया गया है कि रिलीज़ हो सके एक ईरानियन फ्लैग्ड फिशिंग वेसल्स एंड इट्स क्रू को। मतलब ईरान का एक जहाज़, इसके अलावा वहाँ के कुछ क्रू मेंबर को भी निकाल लिया गया है। इसमें हमारी तरफ से INS सुमित्रा ने पार्टिसिपेट किया था एंटी पायरेसी ऑपरेशन में एंड ये एरिया था ईस्ट कोस्ट ऑफ सोमालिया एंड गल्फ ऑफ अडेन। इसके बाद उड़ीसा की एक MSP वाली स्कीम को हम यहाँ पर देखने वाले हैं, जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट प्रोड्यूस को भी अब MSP प्रोवाइड करी जाएंगी। उड़ीसा की गवर्नमेंट ने मंडे के दिन अनाउंसमेंट किया है लाभ लघु वन जातीय द्रव्य क्रय, लघु वन जातीय द्रव्य क्रय, उड़िया में लिखा होगा, योजना 100% स्टेट फंडेड मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए। पार्टिकुलरली यहाँ पर आप देखेंगे जो आदिवासी लोग रहते हैं ना, अपनी जीविका को चलाने के लिए वनों से जो उत्पाद इकट्ठे होते हैं उनको आजू बाजू के शहरों में ले जा कर के ये लोग बेचते हैं हाट बाज़ार में। लेकिन इनको
सही प्राइस नहीं मिल पाता है, लोग अंदाज़ा से ही ऐसे ही खरीद लेते हैं। अब सरकार सोच रही है नहीं कि इनको भी एमएसपी मिलना चाहिए, मिनिमम, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इनको भी मिलना चाहिए। ये जो डिसीजन है, ठीक है, अभी जो मीटिंग हुई थी कैबिनेट की, जिसको चेयर कर रहे थे चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इन्होंने बोला है कि ये जो स्कीम है ऐतिहासिक है एंड इज़ लाइकली टू बेनिफिट अबाउट 1 करोड़ ट्राइबल, इससे 1 लाख जो जनजातीय लोग हैं वो लाभान्वित होने वाले हैं, और यहाँ पर 23% लोग आदिवासी रहते हैं। ये जो नई स्कीम चालू करी गई है, बताया जा रहा है कि ये स्कीम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने वाली है रूलिंग बीजू जनता दल, मेक फर्दर इनरोड इनटू ट्राइबल पॉकेट, कुल मिलाकर के ट्राइबल पॉकेट में फिर से इस पार्टी की वापसी हो सकती है। इस स्कीम के अंतर्गत जो प्राइमरली ट्राइबल लोग रहेंगे, ये अब अपने प्रोडक्ट को, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को एमएसपी में बेच पाएंगे। कलेक्टेड एड प्रोक्योरमेंट सेंटर बाय ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन लिमिटेड ऑफ उड़ीसा, इसके लिए सेंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर ले जा कर के अपने सामान को बेचना पड़ेगा।